हेलो स्टूडेंट्स, मैं लक्ष्मण सिंह चौहान आप सभी छात्रों का आपके अपने ITN चैनल पे स्वागत करता हूं। आज के इस पैथन ट्यूटोरियल क्लास में हम लोगों का जो क्लास लेक्चर है वो प्रोग्रामिंग स्किल शुरू हो चुकी है। प्रोग्रामिंग में हम सीक्वेंस कंट्रोल स्टेटमेंट, वी कैन से दैट दिस इज अ वेरी सिंपल और फंडामेंटल प्रोग्रामिंग स्किल ऑफ स्टूडेंट्स। आप सभी के लिए एक फंडामेंटल प्रोग्रामिंग शुरुआत है। जो सीक्वेंस कंट्रोल स्टेटमेंट हम लोग पढ़ रहे हैं, मतलब ऐसा स्टेटमेंट, ऐसा प्रोग्राम जिसमें स्टेटमेंट वन बाय वन एग्जीक्यूट हो, इस बात की गारंटी है। और दूसरी खास बात, दिस इज द वेरी सिंपल प्रोग्राम। आप शुरुआत में जब भी कोई प्रोग्राम शुरू करते हैं तो एकदम प्रारंभिक स्तर से जिस तरह का प्रोग्राम आप सोच सकते हो उस तरह के प्रोग्राम में आपको लॉजिक लगाना होता है। तो इसीलिए शुरुआती वाले प्रोग्राम हमने स्टार्ट किया जिससे आपके माइंड पर एक स्किल्ड कर दिया जाए, और उसके बाद हम लोग वन बाय वन उससे थोड़ा सा और टफ लेवल का प्रोग्रामिंग सीखेंगे। टफ इन द सेंस ऑफ, और उसमें टेक्निक यूज होती है, इसीलिए टफ कह रहा हूं, टफ प्रोग्रामिंग नहीं होती है। चलिए आज के क्वेश्चन में प्रॉब्लम एज अ क्वेश्चन यहां होता है। WAP शॉर्ट फॉर्म है राइट अ प्रोग्राम का। हमने प्रीवियस क्लास में बताया था, इसी को पूरा नाम लिखा था राइट अ प्रोग्राम, और अक्सर ये WAP के नाम से आपको बोल दिया जाता है। वैप माने राइट अ प्रोग्राम, टेक 2 नंबर, 2 नंबर लेना है। और आप जब 2 नंबर की बात करते हैं तो नंबर 3 प्रकार के हो सकते हैं, आपको पता ही है कौन से हो सकते हैं। इंटीजर नंबर हो सकता है, फ्लोट नंबर हो सकते हैं 2, और कॉम्प्लेक्स टाइप के 2 नंबर हो सकते हैं। क्योंकि नंबर में ये 3 प्रकार के न्यूमेरिक डाटा टाइप होते हैं। न्यूमेरिक क्लास टाइप के अंतर्गत 3 तरह के कांस्टेंट होते हैं। एक तो इंटीजर टाइप का हो सकता है नंबर, या तो फ्लोट टाइप का हो सकता है, कॉम्प्लेक्स टाइप का हो सकता है। इस क्वेश्चन में ऐसा कुछ नहीं बताया गया है कि आपको इंटीजर ही लेना है, या आपको फ्लोट ही लेना है, या आपको कॉम्प्लेक्स ही लेना है। यूजर अपने मर्जी से जो चाहे वो ले सकता है, लेकिन अमूमन और प्रायः जो 2 नंबर लिए जाएंगे कैलकुलेशन के लिए वो इंटीजर नंबर होते हैं, और इंटीजर में डेसिमल टाइप का नंबर होता है। ठीक है, इसलिए हम लोग भी इसमें 2 डेसिमल टाइप का नंबर लेकर, दशमलव जिसमें नहीं लगे होते हैं वो वाला संख्या हम लेकर कैलकुलेशन करने की बात करेंगे। आगे बात करें, राइट अ प्रोग्राम, टेक 2 नंबर, 2 नंबर लेना है। फाइंड आउट रिजल्ट्स, और आपको रिजल्ट्स को पता लगाना है, रिजल्ट को प्रिंट कराना है। ठीक है, निकालना है, उसका रिजल्ट प्रिंट कराना है ऑफ ऑल अर्थमेटिक ऑपरेशंस। जितने भी आपके अर्थमेटिकल ऑपरेशंस हैं सबको आपको परफॉर्म करना है इन्हीं 2 नंबर पर। मेरी बात पहले समझ लीजिए, फिर क्वेश्चन समझिए। आपको कोई प्रॉब्लम के तौर पर ये दे रहा है प्रोग्राम कि आप एक प्रोग्राम बनाइए पैथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में जिसमें 2 नंबर लेना है। हालांकि इस प्रोग्राम में नंबर का टाइप स्पेसिफाइड नहीं किया गया है, बट अगर नहीं किया गया है तो कोई भी करो। तो हमने अपने प्रोग्राम में आपको समझाने के लिए इंटीजर टाइप का 2 वैल्यू लिया है, और इंटीजर में डेसिमल टाइप का। आप चाहें तो फ्लोट और कॉम्प्लेक्स भी ले सकते हैं। ठीक है, लेकिन सबसे बेहतर क्या रहेगा, जो आप लर्नर्स हैं समझाने में, हमें आपको बेहतर रहेगा इंटीजर टाइप का। तो हम 2 यहां पर इंटीजर टाइप का एक ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे, उस पर 2 वैल्यू असाइन करेंगे, और उन्हीं 2 वैल्यू के साथ में हम उसका एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, मॉडुलो डिवीजन, फ्लोर डिवीजन, मतलब अब हम लोग याद करिए, हम लोगों ने अर्थमेटिकल ऑपरेटर्स पढ़ा था। आज हम अपने इस प्रोग्राम में सभी अर्थमेटिकल ऑपरेटर का उपयोग इन दोनों संख्याओं को या इन दोनों अंकों को जोड़ने के लिए या अर्थमेटिकल ऑपरेशन के लिए करने के लिए करेंगे। तो सबसे पहले ये क्वेश्चन आपको समझ में आना चाहिए, करना क्या है। 2 आपको क्या करना है, 2 आपको नंबर लेना है कीबोर्ड से। अब नंबर भी हो सकता है और वो डिजिट भी हो सकता है। ठीक है, 2 नंबर या डिजिट लेना है तो आपको 2 प्लेस बनाने पड़ेंगे। पहली बात तो 2 ऑब्जेक्ट तो फिक्स हो गए। अब अर्थमेटिकल ऑपरेशन में कितने टाइप के अर्थमेटिकल ऑपरेशन होते हैं, यदि आपको अर्थमेटिकल ऑपरेटर पता होगा तो अर्थमेटिकल ऑपरेशन भी आप बता देंगे। मैं चाहूंगा कि आप कमेंट करिए अर्थमेटिकल ऑपरेटर कितने टाइप के होते हैं, तो वही आंसर भी हो जाएगा अर्थमेटिकल ऑपरेशन कितने टाइप के परफॉर्म किए जा सकते हैं। तो अर्थमेटिकल ऑपरेटर में मैं आपके साथ
आपको रिमाइंड कराऊं, जैसे कि एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, डिवीजन के बाद फ्लोर डिवीजन, एक्सपोनेंशियल, मॉडुलो डिवीजन। तो आप देख रहे हैं 3 3 6 1 7 7 डिफरेंट टाइप्स के ऑपरेटर होते हैं अर्थमेटिकल। तो हम 7 डिफरेंट टाइप के ऑपरेशन भी परफॉर्म करेंगे इन दोनों संख्याओं पर या इन दोनों अंकों पर। आपको शायद ये बात समझ में आ गया। दो संख्या लेना है, संख्या के तौर पर अंक भी हो सकता है। जब मैं संख्या और अंक कह रहा हूं तो इस बात को समझिए, 0 से 9 तक लेंगे तो वो अंक कहलाता है, और 10 से लेकर आप इनफाइनाइट तक लेंगे अगर कोई संख्या तो वो संख्या कहलाएगी। तो मैं इसीलिए बता रहा हूं कि आप दो ऑब्जेक्ट पर इंटीजर टाइप का डिजिट या इंटीजर टाइप का नंबर दोनों रख लेंगे, और उन्हीं दोनों संख्याओं पे या अंकों पर आप 7 डिफरेंट टाइप्स के अर्थमेटिकल ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे। चलिए, सबसे पहले तो हमारे लिए नीड ये हो गई, हाउ मेनी ऑब्जेक्ट वी कैन डिक्लेयर इन प्रोग्राम। इस प्रोग्राम में कितने ऑब्जेक्ट डिक्लेयर करने पड़ेंगे? तो दो तो हो गए बेसिक, जो कि वैल्यू रखेंगे, इनिशियल वैल्यू रखेंगे NO1 NO2, और 7 डिफरेंट टाइप के क्या है? 7 डिफरेंट टाइप के ऑपरेशन परफॉर्म करने, तो 7 to 9 ऑब्जेक्ट आपको इसमें यूज करने होंगे। यदि आप चाहते हैं कि अपने आउटपुट को हम सदैव किसी एक पार्टिकुलर ऑब्जेक्ट पे सेव रखें और फ्यूचर में कभी यूज रखें। चलिए इस बात को समझते हैं। सबसे पहले आपको IDE ओपन करना पड़ेगा। IDE का मतलब इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट इन्वायरमेंट, और आप IDE को ओपन करने के बाद सबसे पहला जो लाइन लिखते हैं, जो सबसे पहला स्टेटमेंट लिखते हैं, उसे हम लोग कमेंट कहते हैं। और कमेंट लिखना ऑप्शनल तो है, लेकिन अच्छे प्रोग्रामर के लिए या आप सभी स्टूडेंट्स के लिए कमेंट देना अनिवार्य है। क्यों? क्योंकि इससे दिस इज अ गुड हैबिट फॉर प्रोग्रामर, और ये हेल्प अस अदर्स, ये हमें दूसरों के लिए और सेल्फ अपने लिए भी मदद देता है। क्योंकि हमें कमेंट देखकर ये पता चल जाता है कि आपका यह प्रोग्राम किसके लिए तैयार किया गया है। तो देखिए, आपने हैश लगाया, आपको मैंने पहले ही प्रीवियस क्लास में बता रखा था, यदि सिंगल लाइन का आपको ऐसा कमेंट देना है जिसको एग्जीक्यूट नहीं कराना है, आपको पता होना चाहिए, अगर आपने किसी स्टेटमेंट के पहले हैश साइन लगा देते हैं तो पाइथन कंपाइलर उसको नॉन एग्जीक्यूटेबल स्टेटमेंट समझता है। नॉन एग्जीक्यूटेबल स्टेटमेंट का मतलब होता है वह हमारे सोर्स फाइल में लिखा तो रहेगा, लेकिन वो सोर्स फाइल के आगे नहीं जाएगा, वो स्टेटमेंट हमारा आगे के प्रोसेस में कभी नहीं जाएगा। इसीलिए इसे कमेंट सेक्शन भी कहते हैं। तो कमेंट में पहले बता दीजिए कि टेक 2 नंबर, आप 2 नंबर लेना है, एंड फाइंड आउट, पता लगाना है, ऑल अर्थमेटिकल टास्क, जितने भी अर्थमेटिकल टास्क होते हैं, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, फ्लोर डिवीजन, एक्सपोनेंशियल एंड मॉडुलो डिवीजन, ये 7 डिफरेंट टाइप के ऑपरेशंस परफॉर्म करने हैं आपको 2 संख्याओं पर या 2 अंकों पर। आइए, NO1 इक्वल टू 10, हमने 10 एक वैल्यू है जिसको NO1 पे क्या कर रखा है? असाइन कर रखा है। NO1 इज अ ऑब्जेक्ट नेम एंड 10 इज अ कांस्टेंट वैल्यू। ये 10 एक कांस्टेंट वैल्यू है जो कहां पे? NO1 पे असाइन हो रही है। यहां बताने की बात बताई गई है, डिक्लेयर्ड NO1 int टाइप ऑब्जेक्ट नेम विथ असाइन वैल्यू ऑफ 10। यहां बताया गया है, दिस इज आल्सो कमेंट, कमेंट कहीं भी लिख सकते हैं और आप प्रत्येक लाइन में कमेंट लिख सकते हैं। आपने इस लाइन में क्या किया है, एक नेटिव यूजर के लिए या अपने लिए ही आपने एक मैसेज लिख दिया है जिससे आपको समझ में आ पाए कि यह प्रोग्राम, यह लाइन क्या है। डिक्लेयर्ड NO1 int टाइप ऑब्जेक्ट नेम, NO1 जो है वो ऑब्जेक्ट नेम डिक्लेयर किया गया है विथ असाइन वैल्यू ऑफ 10, और जिसकी इनिशियल वैल्यू क्या रख दिया है आपने? 10 रख दिया है। दूसरे स्टेटमेंट में देखिए, डिक्लेयर्ड NO2 int टाइप ऑब्जेक्ट नेम विथ असाइन वैल्यू ऑफ 2,
आप देख रहे हैं एक पर आपने 10 नंबर रखा है और दूसरे पे 2 डिजिट रखा है, ठीक है। तो आप NO1 NO2 दो ऑब्जेक्ट डिक्लेयर हो गया। इसी चीज को आइए मैं आपको इंटरनल रैम पर लेके चलता हूं और रैम पे समझाता हूं किस तरह से काम हुआ होगा। ये रैम है, सपोज दैट रैम में दो एरिया, एक हीप और एक स्टैक। आपने 10 लिखा तो एक जगह लोकेट होगी, उस जगह में 10 असाइन हो जाएगा हीप एरिया पे। ये जगह कैसे लोकेट हुआ, इसके कांस्टेंट के अकॉर्डिंग। कांस्टेंट किस टाइप का है, इंट क्लास टाइप का है। तो हमारा जो पाइथन का कंपाइलर है वो इंटीजर टाइप के लिए एक स्पेस लोकेट किया और वो कांस्टेंट वैल्यू जो आ रही थी उनको असाइन कहां कर दिया, जाके इस प्लेस में कर दिया। और इस हीप एरिया पे जब भी हम कोई जगह लोकेट करते हैं तो अपना एक यूनिक आईडी होता है, वहां पर होगा। सपोज दैट इसका यूनिक आईडी 1023 हो, माना जाता है, हालांकि होता है, मैं यहां मान ले रहा हूं क्योंकि मुझे पता तो नहीं है कौन संख्या होगा। मैं ऐसे सपोज दैट मान रहा हूं कि 1023 इसका एक एड्रेस है। और आपको पहले भी मैंने क्लास में बता रखा था, जो ऑब्जेक्ट होता है वो केवल रेफरेंस को रखता है, एक्चुअल वैल्यू उसके पास नहीं रहती है। और स्टैक कहां रहते हैं, स्टैक रहते हैं, ऑब्जेक्ट नेम कहां रहते हैं, स्टैक पे रहता है। फिर सुनिए मेरी बात को, मैंने कहा जब भी आप कोई वैल्यू कांस्टेंट देते हो तो उनके लिए जगह लोकेट हीप एरिया में होता है। हीप एरिया इज आल्सो पार्ट ऑफ रैम मेमोरी एंड स्टैक इज आल्सो पार्ट ऑफ रैम मेमोरी। हीप कंज्यूम्ड करता है स्पेस, जहां पर वैल्यू रखना होता है, यहां वैल्यू रखा, उसका एड्रेस जो है वो ट्रांसफर कर दिया जाएगा ऑब्जेक्ट नेम को। ऑब्जेक्ट नेम कहां रहता है, ऑब्जेक्ट नेम को जगह मिलता है स्टैक पे। नाम का क्या है, NO1 है। और NO1 की जो एक्चुअल में वैल्यू है, इसकी एक्चुअल वैल्यू तो 10 है, इसकी एक्चुअल वैल्यू 10 नहीं है, इसकी एक्चुअल वैल्यू इसका एड्रेस है। इतना काम किया गया, ध्यान रखिए। अगर आपने NO1 = 10 किया है तो कंपाइलर ने 3 काम किया है। पहला काम जगह लोकेट किया, दूसरा काम उसमें उसका स्टैंड वैल्यू को रखा, तीसरा काम उस हीप एरिया के एड्रेस को ऑब्जेक्ट के ऊपर असाइन करा दिया, उसको रिफरेंस कर दिया। तो अब ये NO जो है वो किसे देखने लगा, इस प्लेस को देखने लगा। और यही कारण है जब भी आप प्रिंट में NO पास करोगे आपको उसकी एक्चुअल वैल्यू मिल जाती है। ये बात मैंने प्रीवियस क्लास में भी एक्सप्लेन किया था, मैं आज भी एक्सप्लेन कर रहा हूं और आज लास्ट डे है जो मैं एक्सप्लेन कर रहा हूं, क्योंकि मैंने एक दिन और इससे पहले बता रखा है, एक दिन मैं और आपके साथ कोऑपरेट कर रहा हूं। इसके बाद ये बातें नहीं बताया जाएगा, नहीं बहुत टाइम टेकन प्रोसेस हो जाएगा, ठीक है। लेकिन पहली क्लास है, मुझे हर बात बोलने का अधिकार है और आपको समझने का भी अधिकार है। हम लोग पूरी बातें बता दें आपको, और जिससे आप अपनी बात को समझ पाए कैसे काम होता है। आई होप ये बात समझ में आ गया, ठीक। अब क्या है, दूसरा स्टेटमेंट होगा। दूसरे स्टेटमेंट फिर वही होगा, एक जगह लोकेट होना है हीप एरिया पे, उसकी एक्चुअल वैल्यू 2 होगी, उसका कुछ ना कुछ एड्रेस होगा। सपोज दैट मान रहा हूं 2023 है, और इस 2023 को स्टैक के NO2 ऑब्जेक्ट नेम पर इसको ट्रांसफर कर दिया जाएगा। और ये जब ट्रांसफर कर दिया जाएगा तो ये इसी को रेफरेंस करना शुरू कर देगा। आप देख पा रहे हैं कि 2 ऑब्जेक्ट डिक्लेयर हुए, दोनों ऑब्जेक्ट की इनिशियल वैल्यू गई, दोनों ऑब्जेक्ट का रेफरेंस आईडी ऑब्जेक्ट नेम पर असाइन किया गया, जिस कारण से ऑब्जेक्ट नेम किसको रेफरेंस करने लगा है, इस प्लेस को रेफरेंस करने लगा है। आपको ऐसे समझना होगा जब भी कोई ऑब्जेक्ट डिक्लेयर होता है विथ वैल्यू, कहीं भी किसी भी समय, पूरे पाइथन की बात कर रहे हैं। दिस इज द बेसिक कंसेप्ट ऑफ द पाइथन स्किल्स। आपको प्रोग्राम के बारे में जानने से जो गहरी बात होती है जानना, वो होता है उसकी लॉजिक समझना। और जब तक ये लॉजिक आपको नहीं समझ में आएगी, आप प्रोग्राम तो कर लेंगे लेकिन आपके लिए प्रोग्राम कभी हितकर नहीं हो पाएगा। और जब आपके लिए ही प्रोग्राम बढ़िया नहीं हो पाएगा तो आप
दूसरे के लिए प्रोग्राम से संबंधित कोई भी प्रॉब्लम सॉल्व आउट नहीं कर सकते हैं। आपको क्या लगता है कुछ प्रोग्राम सॉल्व करने से आप प्रोग्रामर हो जाएंगे? नहीं, आपका कंसेप्ट क्लियर होगा तब आप प्रोग्रामर हो जाएंगे, और कंसेप्ट क्लियर करने का मात्र इसी तरह एक माध्यम है जिससे किया जा सकता है। आगे बात करें, अच्छा वैल्यू तो आ गई सर, अब क्या करना है, मुझे अर्थमेटिकल ऑपरेशन कराने हैं, और अर्थमेटिकल ऑपरेशन कराने के लिए मुझे दो चीज चाहिए। अर्थमेटिकल ऑपरेशन कराने के लिए अर्थमेटिकल ऑपरेशन की लॉजिक पता होनी चाहिए, और उस इक्वेशन में कौन सा ऑपरेटर यूज होगा ये पता होना चाहिए, और उसका आउटपुट जो है उसे किसी वेरिएबल पर या किसी ऑब्जेक्ट पर आपको साइन करना पड़ेगा। तो चलिए एक बार में मैं 7 के 7 डिफरेंट ऑपरेशन लिखूंगा, आप समझिएगा। देखिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, NO1 प्लस NO2, फिर क्या करेंगे NO1 माइनस NO2, फिर क्या करेंगे NO1 मल्टीप्लाई बाई NO2, फिर क्या करेंगे NO1 डिवाइड बाई NO2, फिर क्या करेंगे NO1 डिवाइड बाई फ्लो डिवीजन बाई NO2, फिर क्या बचा ऑपरेशन में NO1 एक्सपोनेंशियल सिंबल, इसको लास्ट में कर देते हैं, मॉडुलो डिवीजन बाई NO2, NO1 एक्सपोनेंशियल ऑपरेटर और NO2। आप देख पा रहे हैं सभी स्टूडेंट्स, ये जो भी ऑपरेटर लगे हुए हैं, ये ऑपरेटर, ये ऑपरेटर, ये ऑपरेटर, ये ऑपरेटर, ये ऑपरेटर, ये ऑपरेटर और ये ऑपरेटर, टोटल 1 2 3 4 5 6 7 ऑपरेटर होते हैं अर्थमेटिकल ऑपरेटर में। अर्थमेटिकल ऑपरेटर में टोटल 7 ऑपरेटर होते हैं, और हमने अर्थमेटिकल ऑपरेशन परफॉर्म करने के लिए पूरे के पूरे 7 ऑपरेटर का यूज किया है। वंस अगेन वी आर आल्सो रिपीट टू ऑपरेटर्स, इसी तरह से हम लोग एक बार फिर से ऑपरेटर रिपीट कर लेंगे, ठीक है। आगे बढ़े, इसी को कहते हैं लॉजिक। दिस इज अ लॉजिक ऑफ एडिशन, दिस इज अ लॉजिक ऑफ सब्ट्रैक्शन, दिस इज अ लॉजिक ऑफ मल्टीप्लिकेशन, दिस इज अ लॉजिक ऑफ डिवीजन, दिस इज अ लॉजिक ऑफ फ्लो डिवीजन, दिस इज अ लॉजिक ऑफ मॉडुलो डिवीजन, दिस इज अ लॉजिक ऑफ एक्सपोनेंशियल ऑपरेशन। और आपने जब ऑपरेटर पढ़ा होगा तो आपको सबको पता होगा प्रत्येक ऑपरेटर परिणाम देता है, और परिणाम का प्रत्येक परिणाम का अपना नाम होता है। चलो आप रिमाइंड करिए, और एक बार फिर से मदद करते हैं आपकी रिमाइंड करने में। जब हम एडिशन करते हैं तो एडिशन से मिलने वाले आंसर को क्या कहते हैं, तो आप कहेंगे सम। एडिशन से प्राप्त उत्तर को क्या कहते हैं, सम कहते हैं। क्योंकि मैं चाहता हूं ये प्लस ऑपरेटर जब ये इक्वेशन कंप्लीट हो, दिस इज इक्वेशन, फिर इसका जो परिणाम हो कहां आ जाए, सम पे आके असाइन हो जाए। पहले तो ये इक्वेशन परफॉर्म होगा, बाद में जो इक्वेशन का सिंगल आउटपुट आएगा वो कहां सेव हो जाएगा, स्टोर हो जाएगा, सम पे हो जाएगा। सम एक क्या है, सम एक ऑब्जेक्ट है। किस टाइप का ऑब्जेक्ट है सर, डिपेंड करता है इसका, जिस टाइप का रिजल्ट रहेगा उसी टाइप का ये होगा, डिपेंड करता है इसका रिजल्ट किस टाइप का है। अब दूसरा आपके सामने इक्वेशन है, आप देख रहे हैं सब्ट्रैक्शन के मिलने वाले उत्तर को क्या कहते हैं, डिफरेंस कहते हैं। मेरे पास मैं चाहूं तो अपने ऑब्जेक्ट का नेम सिंगल लेटर का भी लिख सकता हूं, और चाहूं तो 1 मोर देन लेटर लिख सकता हूं। मैं कोशिश कर रहा हूं 3 ही कैरेक्टर का सभी नाम देना, लेकिन कोई नेसेसरी नहीं है कि आप अपने ऑब्जेक्ट का नाम केवल 3 लेटर का दें, 3 से कम और ज्यादा नहीं दे सकते हैं। आप दे सकते हैं, मैं बार बार 3 लेटर से ही कोशिश करूंगा आपके शुरुआती आंसर ऑफ अर्थमेटिकल ऑपरेशन का वर्ड लेने का। अब मल्टीप्लिकेशन के आंसर को क्या कहेंगे, प्रोडक्ट कहेंगे, तो इसका नाम आप PRO लिख दीजिए, प्रोडक्ट। और डिवीजन के आंसर को क्या कहते हैं, कोशेंट कहते हैं। और ये फ्लो डिवीजन क्या करता है, फ्लो डिवीजन आपको दशमलव में देता है आंसर, और जबकि ये कैसे देता है, आपको बिना दशमलव में देता है। सॉरी, फिर से देखिए, ये डेसिमल मतलब ये दशमलव के साथ देता है, फ्लोट कोशेंट देता है। मैं आपके जानकारी के लिए
एफ क्यू यू ओ लिख दे रहा हूं। फ्लोट क्वोशेंट, ये जो आंसर देगा फ्लोट में क्वोशेंट देगा। फ्लोट क्वोशेंट मतलब होता है दशमलव के साथ आपका भागफल जो आएगा वो रिटर्न करेगा। अगर आप चाहते हैं कि दशमलव आपको नहीं लेना है तो आप उसके लिए ये ऑपरेटर यूज करिए, और इसे फ्लोर डिवीजन ऑपरेटर कहते हैं। हम लोगों ने आपको पहले से ही समझ रखा है, जब हम लोगों ने ऑपरेटर पढ़ रहे थे अर्थमेटिकल ऑपरेटर, तो वहां बहुत बढ़िया से इसको अच्छे से पढ़े थे। वही आज हम लोगों को प्रोग्रामिंग में यूज होने को मिल रहा है बस, और नया चीज कुछ नहीं है। अब फ्लोर डिवीजन आपको दशमलव हटा के आंसर देगा, तो हम लोग इसे इंटीजर क्वोशेंट कह सकते हैं। तो आइए आई क्यू यू ओ लिख देते हैं। अब आपको ये बात समझ में आ रहा है, ये ऑब्जेक्ट नेम मैं असाइन कर रहा हूं। अब मुझे मॉडुलो डिवीजन जो रिमाइंडर को आंसर देता है, तो इसका नाम मैं लिख रहा हूं रिमाइंडर। और आपको ये पता है ये पावर निकाल देता है एक्सपोनेंशियल, तो एक्सपोनेंट बता देता है, घातांक निकाल देता है, तो मैं EXP लिख दे रहा हूं। ठीक है, तो ये देखिए हमने प्रत्येक लॉजिक के साथ दोनों ऑब्जेक्ट के साथ में कैलकुलेशन किया है, और कैलकुलेशन का आउटपुट जो भी आएगा वो किसी एक ऑब्जेक्ट पर असाइन कर रहा हूं। अब आप ये एरो, ये अंडरलाइन, ये तमाम चीज नहीं करिएगा, ये तो मैं आपको समझाने के लिए बता रहा हूं। आप केवल NO1 प्लस NO2 इक्वल टू सम, और DIF इक्वल टू NO1 माइनस NO2 ऐसे लिखते जाइएगा। ये अंडरलाइन, ये एरो, ये नहीं करिएगा। ये अंडरस्कोर सिंबल है, ध्यान रखना। दो वर्ड को एक बनाने के लिए हम लोग अंडरस्कोर सिंबल का यूज किए हैं, और यह आइडेंटिफायर के रूल में मान्यता प्राप्त है, इसलिए मैं इसको लगा पाया हूं। ठीक है, चले। अब आप देख पा रहे हैं हमने सभी अर्थमेटिकल ऑपरेशन परफॉर्म कर लिए हैं। अब हमें क्या चाहिए, हम इसका बस आंसर मुझे मिल जाए बस। और आंसर लेने के लिए आप चाहे तो एक बार में ही पूरा आंसर ले सकते हैं, और आप चाहे तो अलग अलग आंसर ले सकते हैं। मैं आपको ये जगह कम है, जिस कारण से मैं साइड में इसका आगे वाला पार्ट बता रहा हूं। आप नीचे लिखिएगा, कंटिन्यू लिखिएगा। मैं आपको नीचे नहीं लिख रहा हूं, यहां लिख रहा हूं। अब क्या करना है, आपको प्रिंट यूज करना है। प्रिंट में पहले लिखाइए द बोथ इंटीजर नंबर, और पहले तो आप जो दो नंबर इंटर किए थे उनको, असाइन किए थे, पहले उनको देख लीजिए आउटपुट में। तो यहां पर आप NO1 कामा NO2 कर दीजिए। फिर से आप प्रिंट लगाएंगे द सम ऑफ NO1 एंड NO2। ये फॉर्मेटिंग के लिए लगा रहा हूं, दिस इज नॉट नेसेसरी। ये जो कोलन साइन लगा रहा हूं आप इक्वल टू लगा सकते हैं, जो मर्जी वो लगा सकते हैं। और फिर हमने यहां पर लिख दिया ये दोनों एडिशन करने के बाद इसका आंसर किस पे गया हुआ है, सम पे। तो हमें किसको प्रिंट कराना है, सम की वैल्यू को प्रिंट कराना है। फिर से हमें क्या करना है, प्रोडक्ट प्रिंट कराना है। तो प्रिंट द डिफरेंस, यहां पे पूरा लिख दीजिए, जिससे आपको डिफरेंस ऑफ NO1 एंड NO2 और DIF। याद रखना, जो आपने यहां पर ऑब्जेक्ट नेम लिखा होगा वही सेम एज यहां पर लिखना होगा, और उसी केस में लिखना होगा। यदि अगर इस तरह का कोई मिस्टेक करते हैं तो एरर हो जाएगा, ध्यान रखना। बहुत सारे स्टूडेंट यहाँ एस कैपिटल में लिखे रहेंगे, यहाँ स्मॉल में लिख देंगे, यहाँ डी कैपिटल में लिखे रहेंगे, यहाँ स्मॉल में लिख देंगे। ध्यान रखना, सेम एट इज, सेम लेटर, सेम केस होना चाहिए जो आपने ऑब्जेक्ट का नाम यहां पर दिया था। फिर आप एक बार प्रिंट करेंगे, फिर आप मैसेज लिखिए द प्रोडक्ट ऑफ
NO1 एंड NO2, और आपने वहां पर कौन सा लिया है, ऑब्जेक्ट नेम PRO, प्रोडक्ट। अब प्रिंट फील्ड लगाएंगे आप द QUOTIENT, और कौन सा क्वेश्चन, क्वेश्चन को क्वेश्चन ही कह देते हैं, ऑफ NO1 एंड NO2। याद रखना, ये डबल कोटेशन बंद करने के बाद ही कॉमा लगाना है। बहुत सारे बच्चे क्या करेंगे, कॉमा पहले लगा के डबल कोटेशन उधर लगा देते थे, एरर हो जाता है। ये बहुत फंडामेंटल चीजें हैं और पहला प्रोग्राम है या बिल्कुल बेसिक टाइप का प्रोग्राम है, तो मैं जहां तक जा सकता हूं वहां तक आपको बताने का प्रयास कर रहा हूं। यहीं से समझ जाइएगा, कोई गलती करके नहीं सीखिएगा, सीख लीजिएगा, गलती ही नहीं करिएगा, ये कोशिश करिएगा। द क्वोशेंट ऑफ NO1 एंड NO2 टू Q, और यहां पर QU नहीं चलेगा, यहां पे ऑब्जेक्ट नेम क्या लिखा है, FQUO, F मतलब फ्लोट, QUO, फ्लोट क्वोशेंट आपको यहां मिलेगा। अब आगे आए, फिर से प्रिंट द इंट क्वोशेंट, इंटीजर क्वोशेंट ऑफ NO1 एंड NO2, तो यहां पर रहेगा I_QUO। ध्यान रखना, जो आपने यहां पर ऐड डिजिट लिखा था उसी को ऐड यहां भी लिखना पड़ेगा, एटडीज आपको लिखना पड़ेगा। वैसे ही अगर ये मिस्टेक करेंगे तो एरर होगा। ज्यादातर फंडामेंटल स्टूडेंट इसी में गलती करते हो, काफी दिन उनका खराब हो जाता है इसमें। मैं चाहता हूं आज के बाद आप जब भी प्रोग्राम करें तो कम से कम छोटी छोटी बातों में गलती ना हो, जैसे प्रिंट में आपने कोई कैपिटल लिख दिया हो, प्रिंट की स्पेलिंग मिस्टेक कर दिया हो, यहाँ पर आपने पैराफेरेसिस भूल गए हो, यहाँ पर सिंगल कोटेशन लगाए हो, यहाँ डबल लगा दिए हो, या इधर डबल लगाए हो यहाँ लगाए ना हो, यहाँ कॉमा ही ना लगाए हो, फिर आप यहाँ NO1 NO2 के बीच में कॉमा भूल गए हो या पैराफेरेसिस क्लोज कर दिए हो। ये बात सब में ध्यान रखना है। अगर यहाँ पर ही अगर आपने ध्यान दे दिया तो आप पहले ही क्लास से प्रोग्रामिंग में मिस्टेक करना आपका मिस हो जाएगा, मतलब आप मिस्टेक करने से बच जाएंगे। अब अगला क्या बचा है, रिमाइंडर के लिए फिर प्रिंट लिखूंगा, प्रिंट द रिमाइंडर ऑफ NO1 एंड NO2, तो REM। याद रखना, R कैपिटल में था तो यहां R हमको कैपिटल में लिखना है, क्योंकि यहां पर केस सेंसिटिव होता है। पाइथन प्रोग्रामिंग केस सेंसिटिव है। जिस केस में आपने ऑब्जेक्ट नेम दिया है उसी केस में ओवरऑल प्रोग्राम में कहीं भी अगर आप लिखेंगे तो उसी केस में और उतने ही नंबर ऑफ कैरेक्टर और लेटर में लिखेंगे। आगे एक्सपोनेंशियल आपको करना है, प्रिंट द पावर ऑफ NO1 एंड NO2, और यहां क्या बता देंगे, EXP। आप देख पा रहे हैं, मैं इतना मुझे लिखना था इसलिए मुझे इतना जगह नहीं था इसलिए नीचे नहीं लिखा, लेकिन अब अपने कागज पर जब आप टाइप कर रहे होंगे, और डेफिनेटली आपको कोई भी प्रोग्राम करना है तो पहले पेपर और पेन पे ही करना है, फिर उसको समझना है, फिर उसको ड्राई रन कराना है, फिर आपको आइडियली पे टाइप करना है। अगर आप कुछ दिन तक अगर इस रूल से काम कर लिए तो डेफिनेटली आपको प्रोग्रामिंग लैंग्वेज पूरी तरह समझ में आना शुरू हो जाएगा। अच्छा, ये सब हो गया। चाहे तो लास्ट में प्रिंट में मैसेज दीजिए, एग्जिट कंट्रोल ऑफ प्रोग्राम। अब आपका जो कंट्रोल है वो प्रोग्राम से क्या हो रहा है, बाहर जा रहा है, आप यहां कह सकते हो। तो आई होप ये आपको बात समझ में आ गया। ये जो एरो बना हुआ है, इस एरो से कुछ आप अन्यथा नहीं लीजिएगा, एरो समझाने के लिए था। नहीं, कुछ बच्चे इतना आज्ञाकारी होते हैं कि इनको भी बनाने के लिए कोशिश करेंगे कि बना ले इनको भी। तो ये रहा प्रोग्राम, आपको समझ में आ गया, ठीक है। एक बार आप समझ लें खुद से, और कोई कंफ्यूजन हो तो बताएं। तो ये प्रोग्राम आपको समझ में आया होगा। दिस इज द फर्स्ट प्रोग्राम। कैसे आपको करना है, पहले तो आपने जगह लोकेट किया,
जगह लोकेट के बाद आपने लॉजिक लिखा और लॉजिक लिखकर उस रिजल्ट को एक ऑब्जेक्ट पर असाइन कराए, और जब सब असाइन करा लिए तो 1 बाई उसको क्या कर रहे हैं, प्रिंट कर रहे हैं। आइए मैं आपको एक और टॉपिक इसी का आगे समझा दूं किस तरह से यह हीप एरिया पर जगह कंज्यूम किया, फिर आप आगे इसको राइट कर लीजिएगा। चलिए यहां तक बात समझ गए थे। अब इधर देखिए NO1 और NO2, NO1 और NO2 जब दोनों की वैल्यू 10 और 2 आया होगा तो आपस में जुड़ा होगा। 10 और 2 का आंसर क्या हो जाएगा, 12। मतलब एक सम नाम का एक जगह बना होगा ये, और इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी 12, और इसका कुछ ना कुछ क्या रहा होगा, अपना रेफरेंस रहा होगा। सम नाम का एक जो ऑब्जेक्ट है उसी पर ये रेफरेंस असाइन कर दिया गया है और ये इसको पॉइंट करने लगा है। इसी तरह से फिर देखिए आपका एक DIF नाम का बना हुआ, पहले तो आप NO1 और NO1 माइनस NO2, NO1 पे क्या है 10 है, NO2 पे क्या है 2 है, तो NO1 और NO2 10 में से अगर 2 माइनस किया जाएगा तो 8 बचेगा, तो यहां पर एक 8 आ गया और इसका एड्रेस कुछ ना कुछ रहा होगा। और आपके डिफ नाम का एक ऑब्जेक्ट है जिसपे ये असाइन कर दिया गया 302 3046 और ये इसको रेफरेंस करने लगा। आई होप मुझे अब आगे बताने की जरूरत नहीं है। इसी तरह कंटिन्यूअस या मेमोरी पर एलोकेट होता जाता है। दिस इज द डिजाइन ऑफ इंटरनल रैम। ये रैम के इंटरनल पे काम बताया जा रहा है, हालांकि वो सब दिखाई नहीं देता है, ये आपको समझाने के लिए बता रहा हूं। ये होता है एक्सटर्नल। आई होप आपको ये बात समझ में आया होगा। अच्छा ये बताइए, अगर मैं कहूं इंटीजर लेना है लेकिन आपको इंटीजर में एक दूसरे फॉर्म में लेना है तो क्या आप वैल्यू ले सकेंगे? जी हाँ, आप चाहें तो इसी को पॉजिटिव और निगेटिव ले सकते हैं। यहाँ पॉजिटिव तो बाय डिफॉल्ट है ही है, आप चाहे तो -10 और -2 भी कर सकते थे, और यहां पर आपके निगेटिव का भी अर्थमेटिकल ऑपरेशन पूरा का पूरा कंप्लीट होगा। आप चाहें तो यहां पर बाइनरी कांस्टेंट भी रख सकते हैं, NO1 = 0 B 10 10 10 का हो गया, NO2 = 0 B 10। आप चाहें तो ये डेसिमल इंटीजर कांस्टेंट है, ये बाइनरी इंटीजर कांस्टेंट है, तो आप यहां बाइनरी भी रखेंगे और पूरा काम करेंगे तो सेम टू सेम आंसर आपको सेम वही मिलेगा। आई होप आपको आज का यह प्रोग्राम समझ में आया। अब मैं इसी के बेस पर अब आपको प्रोग्राम देने चल रहा हूं। मैंने बताया था एक प्रोग्राम के पीछे मैं आपको 2-3 खुद को प्रैक्टिस के लिए दूंगा और आपको प्रैक्टिस करनी होगी। अगर आपको सच में अपना इंक्रीमेंट करना है, लॉजिक इंक्रीमेंट करना है पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का, तो आपको प्रैक्टिस जरूरी है। मेरे साथ आपकी प्रैक्टिस बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं आपको कुछ खास बात बता दूं फिर आपको क्वेश्चन देता हूं। टेक्निकल बात ये, अगर कोई कहे सर मैं यही काम अलग अलग ऑब्जेक्ट ना बनाकर एक ही ऑब्जेक्ट पर कर लूं तो क्या किया जा सकता है? यस, किया जा सकता है, लेकिन बस उसके लिए क्या रहेगा, आपको बार बार जब आपको रिजल्ट आ जाएगा तो यही प्रिंट कराना पड़ेगा। चलिए इस बात को समझाता हूं मैं क्या कहना चाहता हूं। तो अगर मैं यहां पर एक ऑब्जेक्ट लेता, केवल मैं इरेज करूंगा, फिर से आपको नए तरीके से बताऊंगा। NO1 NO2 लिया है, मैंने ले लिया RES = NO1 + NO2, और ये वाली लाइन, ये लाइन मैं यहां यूज कर लू, RES करना पड़ेगा, बस ध्यान रखना यहां पे क्या लिखना पड़ेगा, RES, प्रिंट द सम ऑफ NO1 एंड NO2 और RES। अब मैं देखो दूसरा ऑब्जेक्ट नहीं लूंगा, फिर से इसी RES पे मैं फिर से इसी RES नाम के ऑब्जेक्ट पर ओवरराइट कर दूंगा NO1 - NO2। एक समय था इस पर 12 था और अब क्या होगा, ये 12 हट के इसका NO1 - NO2 यहां 8 हो जाएगा। ठीक है, कुल मिला के ऑब्जेक्ट नेम वही रहेगा और आप बार बार प्रिंट करा सकते हैं। और अंदर की बात यह है, आप जानते हैं जब भी अगर वैल्यू चेंज होगी तो नया जगह बनेगा,
लेकिन आप अंदर की बात है आप किस तरह से करता उसको मैंने छोड़ दीजिए। आपको देखेंगे RES ऑब्जेक्ट पर बार बार आप रीइनिशियलाइज कर सकते हैं, अपने रिजल्ट को प्रिंट करा सकते हैं। आपको ये वाली लाइन जो होगी डिफरेंस वाली, फिर इसके नीचे से प्रिंट करना होगा, फिर RES इक्वल टू NO मल्टीप्लाई बाई NO2। तो आप देख रहे हैं हमें जो यहाँ पर लेना पड़ा था 1 2 3 4 5 6 7 ऑब्जेक्ट लेना पड़ा था, वहीं पर आप एक ऑब्जेक्ट पर भी ये काम कर सकते हैं। अगर आपको भविष्य में अपने आंसर को नहीं जरूरत है तब। इसमें याद रखना आपको कभी सम नहीं मिलेगा, लास्ट वाले में लास्ट वाला आंसर रहेगा, बाकी सब ओवर राइट हो जाएगा। अगर कोई कहे आपसे कि सर एक भी ऑब्जेक्ट ना लिया जाए तो क्या अर्थमेटिकल ऑपरेशन किया जा सकता है? जी हाँ, बिना एक ऑब्जेक्ट के भी, मतलब दो तो लेना ही पड़ेगा इन दोनों को। आप इसको भी ना ले क्या कर पाएंगे? जी हाँ कर पाएंगे। आपको ये सब करने की जरूरत नहीं होगी, आप उसी प्रिंट में ये काम करते जाइए, आपको जरूरत ही नहीं ऑब्जेक्ट लेने की। बस असाइन नहीं कहीं होगा, बस ये आपको आंसर तो दिख जाएगा। जरा देखिए, आप यहां लिख दीजिए NO1 प्लस NO2, बस यहां लिख दीजिए NO1 माइनस NO2, NO1 मल्टीप्लाई बाई NO2, NO1 डिवाइड बाई NO2, NO1 फ्लोर डिवीजन बाई NO2, NO1 मॉडुलो डिवीजन बाई NO2, NO1 एक्सपोनेंशियल सिंबल NO2। आप देख रहे हैं बिना ऑब्जेक्ट के भी आप काम कर सकते हैं। तो आज आपने एक ही प्रोग्राम में 3 डिफरेंट लॉजिक देखा। पहला, जब आप कोई 2 नंबर का अर्थमेटिकल ऑपरेशन कराना चाहते हैं तो एक तो ये बात बनती है कि जितने अलग अलग अर्थमेटिकल ऑपरेशन हैं उनके अर्थमेटिकल रिजल्ट अलग अलग स्टोर करो अलग अलग ऑब्जेक्ट पर, या आप चाहें तो एक ऑब्जेक्ट पर भी ये काम कर सकते हैं। एक ऑब्जेक्ट करेंगे तो बार बार आपको क्या करना पड़ेगा, ऑपरेशन करने के बाद लॉजिक लिखने के बाद आपको प्रिंट कराना पड़ेगा, फिर दूसरा लॉजिक लिखना पड़ेगा, प्रिंट कराना पड़ेगा। ऐसे ही आप ऐसे समझ सकते हो इस बात को। अगर आपको 4 डिफरेंट फ्रूट के जूस पीने हैं और आपको एक साथ ही पीना है, अलग अलग नहीं पीना है, तो 4 ग्लास लेके जाएंगे। पहले वाला फ्रूट का जूस निकलेगा, आप ग्लास में रख लेंगे, पिएंगे नहीं। दूसरा फ्रूट का जूस निकलेगा, आप ग्लास में रख लेंगे लेकिन पिएंगे नहीं। तीसरे फ्रूट का जूस निकलेगा, ग्लास में होल्ड कर लेंगे, पिएंगे नहीं। चौथे फ्रूट का जूस निकला, चौथे ग्लास में गया, अब चारों गिलास आपके पास होना चाहिए। किसी ने कहा कि मैं एक गिलास में ये काम कर सकता हूं, लेकिन उसका जो काम करने का तरीका ये है, वो गया पहले फ्रूट का जूस निकाला और पी लिया, ग्लास खाली हो गया। फिर से दूसरे फ्रूट का जूस निकाला उसी ग्लास में, अब इसको पी लिया। फिर से उसी ग्लास में तीसरे फ्रूट का जूस निकाला, फिर से पी लिया। देखो यहाँ 1 ग्लास पे काम हो गया, इससे पहले में 4 ग्लास पे काम हुआ था। अब बिना ग्लास के भी काम हो जाएगा। बिना ग्लास के काम कैसे होगा? जहां से जूस निकल रहा हो वहां आप मोही लगा दीजिए अपना, तो आपको ग्लास की भी जरूरत नहीं है, चारों वहां पी सकते हैं। तो ये तीसरा तरीका ऐसे समझ सकते हैं, आपको एक ग्लास की भी जरूरत नहीं है, डायरेक्ट जहां एग्जीक्यूशन होना है वहीं एग्जीक्यूशन करा दीजिए। तो ये रहा तीसरा तरीका। आई होप ये बात आपको समझ में आया। अब आपके लिए क्वेश्चन क्या है, आप उसको राइट डाउन कर लीजिए। मैं प्रॉब्लम इसी में देता जाऊंगा, आप लिख लीजिएगा और इसको प्रैक्टिस में करिए। क्वेश्चन नंबर 1, राइट अ प्रोग्राम टेक प्रिंसिपल रेट एंड टाइम, फाइंड आउट सिंपल इंटरेस्ट एंड, बस सिंपल इंटरेस्ट। सिंपल सा प्रोग्राम है। आपको 3 ऑब्जेक्ट पर डिफरेंट टाइप की वैल्यू रखनी है
एक तो प्रिंसिपल का मतलब होता है मूलधन, रेट का मतलब होता है टाइम, सॉरी रेट का मतलब होता है यहाँ पे दर, और टाइम का मतलब होता है समय। और सभी स्टूडेंट जानते होंगे SI इज इक्वल टू P मल्टीप्लाई बाई R मल्टीप्लाई बाई T डिवाइड बाई 100। यदि आप इस फार्मूला पे रखी गई वैल्यू को आप रख देंगे तो आपको साधारण ब्याज मिल जाएगा। दूसरा क्वेश्चन देखिए, राइट अ प्रोग्राम टेक 1 इंटीजर, नहीं, राइट अ प्रोग्राम टेक रेट एंड अमाउंट of a product, find out given amount of price, amount of rate आप कह सकते हैं। आपको एक प्रोग्राम बनाना है जिसमें रेट मतलब प्राइस, यहां पर रेट मतलब प्राइस लिख सकते हैं, प्राइस एंड अमाउंट, आपको प्राइस और अमाउंट देना है किसी एक प्रोडक्ट का, अब पता लगाना है कि उसका क्या प्राइस पड़ेगा, मतलब उसको कितना आपको अमाउंट रेट देना पड़ेगा, ये आपको पता लगाना है। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है आपके लिए, आप इसको करेंगे आसानी से, और यही आपके लिए होम टास्क है। बहुत सिंपल क्वेश्चन है, केवल आपको यहां पर प्राइस और अमाउंट लेना है। दिस इज अ वेरी सिंपल क्वेश्चन। तो आइए आज के इस लेक्चर को यहीं से कंप्लीट करते हैं, और मैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में और एक टेक्निकल चीज बताऊंगा। दिस इज अ वेरी सिंपल प्रोग्रामिंग कंसेप्ट। आपका बड़ा सिंपल प्रोग्रामिंग कंसेप्ट चल रहा है, आप धीरे धीरे लॉजिक बिल्ड कर ले। जैसे जैसे आपकी लॉजिक बिल्ड होगी वैसे वैसे मैं आपको 1 by 1 क्वेश्चन देता रहूंगा और आगे बढ़ाता रहूंगा। थैंक यू सो मच। मीट इन नेक्स्ट क्लास।